गोलमेज सम्मेलन के दौरान श्री मोहनदास करमचंद गांधी व्यक्ति और राजनेता दोनों ही रूपों में नितांत विफल रहे थे और अपयश के भागी बने थे। जी हां, ऐसा मानना था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने विस्तार से इस बात पर चर्चा की है। और ये मैं आज जो बात कर रहा हूं, ये बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 10 संपूर्ण वाङ्मय, इसमें बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है, पेज 200 से लेकर के 220 तक, कि गांधी क्यों विफल रहे और क्यों अपयश के भागी बने। इनके साथ में श्री एवर गोलमेज सम्मेलन के दौरान श्री गांधी के निकट सहयोगी थे। उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी की भूमिका के बारे में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? जो कि गांधी के सहयोगी थे। सेंट जेम्स पैलेस में गांधी ने उन लोगों की मूर्खतापूर्ण आशा पर पानी फेर दिया जिसकी नजर में वह सम्मेलन में महापुरुष की भांति पैर पसार कर बैठे हुए थे। वह हतप्रभ हो गए थे। उनकी यह कुछ शिकवा भरी शिकायत थी श्री गांधी की, कि शिकायत थी कि ब्रिटिश सरकार ने नए भारतीय संविधान के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। उससे तो गांधी के कुछ सहयोगी ही मर्माहत हुए थे। उन्हें कदापि आशा नहीं थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि ब्रिटिश मंत्रियों के आगे मार्गदर्शन और पहलकदमी के लिए गिड़गिड़ाएगा। एक पल के लिए भी कमेटी की कार्रवाई के दौरान न तो गांधी ने अगुवाई की और न ही कोई सार्थक प्रभाव डाला। वह वहां बैठे रहे, कभी बोले कभी चुप रहे, और वहां काम उसी तरह चलता रहा जैसे कि उनके बिना भी चलता। ये गांधी के निकट सहयोगी रहे। श्री एवर के अपने विचार हैं गांधी के विचार में, जो उनके साथ में थे। आगे लिखते हैं, प्रस्तुत है गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी के उपलब्धि के बारे में श्री बोल्टन का कथन। बोल्टन का कथन है, कूटनीतिज्ञ और राजनेता के रूप में श्री गांधी का क्या योगदान रहा, इसके बारे में। गोलमेज सम्मेलन के प्रथम सत्र के समापन पर 3 प्रश्न तय नहीं हो सके थे। उनको हल करने के लिए भारी कूटनीतिक सूझबूझ की जरूरत थी। बहुतों ने कहा कि उन प्रश्नों का निपटारा नहीं हो सका क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की बुद्धिमत्ता और प्राधिकार का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था। दूसरे सत्र में श्री गांधी आए और उन्होंने अभाव की पूर्ति की। मतलब पहले सत्र में कोई नहीं था, दूसरे सत्र में गांधी आए। क्या श्री गांधी ने इन अनिर्णीत समस्याओं में से किसी एक का समाधान किया? मेरे विचार से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि श्री गांधी ने सम्मेलन में नया मतभेद पैदा कर दिया। मतलब जो 3 सवाल थे उनको सुलझाने की बजाय श्री गांधी ने एक नया मतभेद पैदा कर दिया था। क्या मतभेद पैदा किया था? उन्होंने हर भारतीय प्रतिनिधि की खिल्ली उड़ाने की बचकाना हरकत शुरू कर दी। उन्होंने उनकी ईमानदारी और उनके प्रतिनिधि स्वरूप पर अंगुली उठाई। उन्होंने उदारपंथियों पर छींटाकशी करते हुए कहा कि वे तो कोरे सिद्धांत बघारने वाले निष्क्रिय राजनेता हैं और उनका कोई समर्थक नहीं है। मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे कहीं बेहतर प्रतिनिधि तो मुसलमानों का वह करते हैं, मतलब गांधी करते हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व तो वह करते हैं, न कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि।
अपने हर भाषण के अंत में वह यही बात बार बार दोहराते थे और उससे घृणा सी होने लगी थी। आप सोच सकते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि गए थे, अपनी बात करने के बजाय, समस्या सुलझाने के बजाय वो उन पर छींटाकशी करते रहे और ये दर्शाने की कोशिश करते रहे कि इनको कुछ नहीं पता, अगर बुद्धिमान है या प्रतिनिधि है पूरे भारत के तो मिस्टर गांधी है। आगे क्या कहते हैं बोल्टन साहब, साथी प्रतिनिधियों के प्रति इस अभद्रता के अलावा क्या श्री गांधी उस ध्येय का समर्थन कर सके जिसकी वकालत करने के लिए वह गए थे? वह ऐसा नहीं कर सके। उनका कार्य संचालन अपयशकारी था। विरोध और संघर्ष के स्थान पर वह उन मामलों पर घुटने टेकने लगे जिनके बारे में उन्हें कभी भी हथियार नहीं डालने चाहिए थे। वह नरेशों के आगे झुक गए, वह अनुदार पंथियों के आगे झुक गए, केवल वह अल्पसंख्यकों के आगे नहीं झुके। यही वह एकमात्र पक्ष था जिसके आगे वह झुक सकते थे और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते थे तथा देश का भला कर सकते थे। आप सोचें, गांधी हर जगह झुकते गए, हर जगह घुटने टेके, लेकिन जब शूद्रों के प्रतिनिधित्व की बात आई, शूद्रों के हक हकूक अधिकार की बात आई, तो गांधी नहीं झुके, नहीं उसके आगे झुके, नहीं माना और वहां जाकर के वो झुक सकते थे, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी जिद और हक के कारण नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि इस देश के अल्पसंख्यकों को, शूद्रों को किसी भी तरीके का कोई हक हकूक मान सम्मान मिले। ये थी गांधी की नीयत। आगे श्री बोल्टन कहते हैं कि श्री गांधी की प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने में सबसे अधिक योगदान गोलमेज सम्मेलन में उनकी भागीदारी ने किया। गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी की उपस्थिति उनके अनेक मित्रों के लिए पीड़ाजनक रही होगी। जिस भूमिका को निभाने का दायित्व उन्होंने लिया उसके लिए वह उपयुक्त नहीं थे। किसी भी देश ने कभी भी संविधान रचना के लिए ऐसा प्रतिनिधि नहीं भेजा था जिसे न तो पूरा प्रशिक्षण मिला था और न ही उसने पूरा अध्ययन किया था। आप समझ सकते हैं, गांधी बिना तैयारी के, बिना अध्ययन के, बिना प्रशिक्षण के वहां चले गए थे। तो यह समझदारी सिर्फ ना समझी सिर्फ गांधी की नहीं थी। मैं सोचता हूं कांग्रेस के जो सैकड़ों हजारों नेता थे उन सबकी ये नाकामयाबी थी कि ऐसे नाकामयाब नकारा व्यक्ति को वहां भेजा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिसे कुछ भी नहीं मालूम था संविधान के बारे में, जिसको कुछ भी नहीं पढ़ा था संविधान के बारे में। तो यह सिर्फ गांधी का नकारापन नहीं था, ये पूरी की पूरी कांग्रेस का नकारापन था, जिसके कारण देश को गर्दन झुकानी पड़ी थी अंग्रेजों के सामने। आगे कहते हैं कि जिस विषय का निपटारा उन्हें करना था उसका ज्ञान उन्हें नहीं था। श्री गांधी को, मतलब गांधी जिस काम के लिए गए थे, जिस विषय का निपटारा करना था, उसका ज्ञान श्री गांधी को था ही नहीं। अतः वह इस बारे में नितांत असमर्थ और असहाय थे कि वह ब्रिटिश प्रस्तावों का खंडन कर सकें और उनके जवाब में अपने वैकल्पिक प्रस्ताव रख सकें। तो इसमें अचरज कैसा, यदि अपने भक्तों की टोली से बिछड़े और राजनेताओं के चक्कर में फंसे श्री गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मतलब पगला गए। हर मोड़ पर उन्होंने गड़बड़ी की और जब देखा कि उससे भी काम नहीं चलेगा तो वह हताश होकर भारत लौट आए।
ये थी गांधी की करतूत प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और नियति गांधी की सफल हो गई कि गांधी ने कहीं नहीं झुके, कहीं नहीं घुटने टेके, लेकिन जब कहीं सब जगह झुके, सब जगह घुटने टेके, लेकिन जब शूद्रों के हितों की बात आई, इस देश के अल्पसंख्यक के हितों की बात आई, तो वहां अड़ गए, वहां उन्होंने जान की बाजी लगा दी। ये नियति थी मोहनदास करमचंद गांधी की, और इसके नियत के पीछे थी पूरी की पूरी कांग्रेस, जो आज बहुजनों की हितैषी अपने आप को कहती है। तो कांग्रेस से सावधान, बहुजन समाज के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है।